1980s में किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ₹1 लगता था, आज उसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ₹100 लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है इन्फ्लेशन। आपके दिमाग में सवाल आया होगा क्या है ये इन्फ्लेशन? तो चलिए इन्फ्लेशन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन्फ्लेशन को आसान शब्दों में कहा जाता है महंगाई। कौन करता है ये इन्फ्लेशन? क्या गवर्नमेंट के कुछ चुनिंदा अधिकारी इसके रेस्पॉन्सिबल है? तो चलिए देखते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब सर्विसेज और गुड्स के प्राइसेस राइज होते हैं ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या ये भी कहा जा सकता है जब एक कंट्री की करेंसी परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगर ऐसे समझ ना आए तो एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 साल पहले 500 का एक नोट था और आपने उसकी शॉपिंग कर ली, जिसमें आपने एक पैंट और एक शर्ट परचेज कर ली। अगर आज वही 500 का नोट आपके पास होता और आप शॉपिंग करने के लिए चले जाते तो आपको खाली उस 500 नोट में एक शर्ट परचेज करने को मिलती। ऐसा क्यों? इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर नोट 500 नोट की जो परचेजिंग पावर है इन कंपैरिजन टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिड्यूस हुई है। इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की जरूरत है। जब नंबर ऑफ गुड्स एंड नंबर ऑफ सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं तो खाली वही इन्फ्लेशन कंसिडर होती है। मान लीजिए अगर एक सिंगल प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गए हैं, तो वो इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं होता है। दोस्तों, इन्फ्लेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनमें हम आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वंस, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। डिमांड पुल इन्फ्लेशन सिंपली उसको कहा जाता है जब डिमांड की वजह से सर्विसेज और गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं। जब एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जिसकी वजह से जनता के पास बहुत ज्यादा पैसा आता है और वो लोग जो पहले परचेज नहीं कर पाते थे अब वो भी परचेज करने लगेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है तो कंपनीज उन प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार कंपनी एक मंथ में 100 कार सेल करती थी, अब जब लोगों के पास पैसे आ गए तो वो लोग जो पहले कार्स खरीद नहीं पाते थे अब वो भी खरीदेंगे। जब कार्स सब खरीदेंगे तो कार्स की डिमांड बढ़ जाएगी। कार्स की डिमांड बढ़ने के कारण कंपनी अब कार्स के दाम बढ़ा रही है। तो ये माना जाता है जब डिमांड की वजह से प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाते हैं उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दोस्तों, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे अगर किसी कंट्री के इनपुट्स के कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं तो इसका असर डायरेक्टली पड़ता है कंट्री के आउटपुट्स पे। आपको पता होगा इंडिया क्रूड ऑयल परचेज करता है रशिया से। मान लीजिए अगर रशिया ने दाम बढ़ा दिए तो ऐसे में इंडिया क्या करेगा? इंडिया के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो इंपोर्ट बंद करना पड़ेगा या कंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने होंगे। तीसरा होता है एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस अगर डिस्टर्ब होती है कंट्री के अंदर तो एक मॉनसून की वजह से उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम होती है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होती है तो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस राइज होते हैं। तीसरा होता है अगर कंट्री के रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट बढ़ जाते हैं उसकी वजह से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये एक कंट्री की नेशनल इनकम को रिड्यूस करता है जब सप्लाई रिड्यूस होती है। दोस्तों, तीसरा होता है करेंसी डिप्रिसिएशन। करेंसी डिप्रिसिएशन का मतलब होता है जब एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू रिड्यूस होती है, जैसे करंटली पाकिस्तान और श्रीलंका की हुई है। दोस्तों, ये मोस्टली होता है जब ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स होता है कंट्री की, उसके कारण ये करेंसी डिप्रिसिएशन होता है। दोस्तों, ये करेंसी डिप्रिसिएशन बहुत खतरनाक माना जाता है क्योंकि इससे हाइपर इन्फ्लेशन ट्रिगर होती है। फोर्थ टाइप होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन या
वेज पुश इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। दोस्तों ये होता है आपकी जॉब्स की वजह से। जी हाँ, जब एम्प्लॉयज सैलरी बढ़ाने की डिमांड करते हैं, ऐसे में कंपनी इन एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाती है, लेकिन सैलरी बढ़ाने के साथ साथ वो प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ाती है। दोस्तों फिफ्थ टाइप है क्रेडिट इन्फ्लेशन। क्रेडिट इन्फ्लेशन उसको कहते हैं जब कमर्शियल बैंक्स ज्यादा लोन सैंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में ज्यादा पैसा सर्कुलेट होता है और प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाते हैं। और सिक्स्थ वन होता है डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। जब गवर्नमेंट का बजट रिफ्लेक्ट करता है डेफिसिट, जिसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू। ये गैप ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को कहती है कि आप एडिशनल मनी प्रिंट करिए। जब एडिशनल मनी प्रिंट की जाती है, जिसके कारण मार्केट में प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाते हैं, इसको कहते हैं डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। दोस्तों कंट्री के लिए एक स्टेबल रेट जो होती है इन्फ्लेशन की, वो मानी जाती है 2%, लेकिन हमारे इंडिया में ये 4% होती है। दोस्तों अब यहाँ एक सवाल बनता है, अगर इन्फ्लेशन 0 होगी या इन्फ्लेशन माइनस में चली जाएगी तो क्या होगा? ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा होगा क्योंकि दाम घट जाएंगे, पैसे बच जाएंगे। ये बहुत खतरनाक होता है। कैसे? जो टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं उनका अपोजिट होगा, जिसकी वजह से बिजनेस सेक्टर इफेक्ट होगा। जब बिजनेस सेक्टर इफेक्ट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। यहां पर फिलिप्स कर्व दिखाता है इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। दोस्तों आप सब जानते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से लोग कम लोन लेना प्रेफर करेंगे। जब कम लोन लेंगे लोग, तो उसकी वजह से कम मनी सर्कुलेशन में आएगी। जब किसी प्रोडक्ट की ओवर प्रोडक्शन होती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी वजह से प्राइसेस रिड्यूस होंगे। दोस्तों आपको पता होगा करंटली पाकिस्तान और श्रीलंका की करेंसी डिप्रिसिएशन हो गई थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ट्रिगर हो गई थी। लेकिन अगर बात करें वर्ल्ड डेंजरस इन्फ्लेशन की, तो दिमाग में आता है जिम्बाब्वे, जो कि 2008 में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी जिम्बाब्वे की, जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ जिम्बाब्वे ने $1 ट्रिलियन के नोट्स भी प्रिंट किए थे, जिसकी खाली वैल्यू थी $1। दोस्तों आपको पता है इन्फ्लेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि एक लेक्चर में कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो इसके बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, हमने उनको समझने की कोशिश की है इस वीडियो में। इसके रिलेट जो भी टर्म्स है, चाहे डिसइन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है या स्टैगफ्लेशन है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज आप सब जानते हैं हम आपके साथ बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मदद करते हैं और आपकी नॉलेज को बूस्ट करते हैं। तो इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ना बेल आइकन दबाना भूलना है। अगर हो सके तो शेयर जरूर करना, और लाइक बटन तो बनता ही है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।